फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगा देते हैं तो उसे वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं गो का या राइट का लेते हैं। राइट वर्ब है लिखना, इसमें अगर हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो यह राइटिंग बन जाएगा और यह प्रेजेंट पार्टिसिपल एक प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें कुछ रूल्स या फॉर्मूलाज को फॉलो करना था, वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमारे कुछ फॉर्मूला हैं। इसका मेन फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर फिर जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेते हैं, तो हम यहाँ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा सबसे मेन फार्मूला है। इसमें एक चीज़ हमें चेंज मिल रहा है, एक दो चीज़ हमें चेंज दिख रही हैं, जैसे कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म और दूसरा इस एम और आर का यूज़। ये जो इस एम और आर होते हैं इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? किसी भी क्रिया की सहायता करने वाले उस वर्ड को, जैसे यहाँ पर हमने इस एम और आर को लिया है, यह सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो किसी भी क्रिया की सहायता करने वाले वर्ड्स को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और इन्हीं की मदद से किसी भी कार्य के होने का पता चलता है। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लिया है? इज़ लिया है और इज़ से ही पता चल रहा है, अगर हम इज़ ना लेते तो वह ही गोइंग होता और उसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वह जा रहा है, वह कुछ कर रहा है। गोइंग तो है ही एक वर्ब कि वो कर रहा है कुछ, लेकिन उससे ये पता चल रहा है कि वो पूरा काम कुछ कर रहा है। वरना अगर हम ही गोइंग लिखते तो उसका कोई मीनिंग ही ना होता। देखिए यहाँ पर क्रिया के बाद हमने रहा का यूज़ किया है। यहाँ पर क्रिया क्या है? गो है और उसमें हमने आईएनजी ऐड किया है। लेकिन यहाँ पर क्रिया क्या है? हिंदी में जा है, जा रहा है मतलब वो, और इसके बाद हमने रहा ऐड किया है। हम इसमें कई ढेर सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे रहा है, रही है, रहती है, रहते हैं, जा रही हैं, जो भी हो। और इसी रहा है, रही को हम इंग्लिश में आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमने वहाँ पर राइट में आईएनजी लगाया था तो वह राइटिंग हो गया था, वैसे ही यहाँ पर हमने गो में आईएनजी लगाया है, वह गोइंग हो गया है। अब हम इसके आगे, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी इन्हीं के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो पहले हम अफर्मेटिव पर आते हैं। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव में हम पहले, हमारा ये फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर इज़ एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं। लेकिन इसमें हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि हम इस किसके साथ लगा सकते हैं, एम किसके साथ लगा सकते हैं और आर किसके साथ लगा सकते हैं। तो एम तो हम सिर्फ आई के साथ ही लगाते हैं, हम कभी आई इज़ या आई आर ऐसा तो नहीं बोलते, हम आई एम ही बोलते हैं कि आई एम दिस, आई एम दैट। तो आई के साथ हम केवल एम लगा सकते हैं। और
इसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, शी और इट। ही शी जैसे बोलते हैं ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अ गुड गर्ल, और भी ऐसे। तो हम ही, शी, इट के साथ इज़ लगाते हैं, और आर के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हैं। प्लूरल में हमारा क्या आता है, दे, वी और यू। इन तीनों के साथ जैसे दे आर नॉट वेरी गुड और वी आर गुड, ऐसे हम जब बोलते हैं तो उसमें आर लगाते हैं। वी के साथ, दे या वी के साथ हम कभी एम या इस तो नहीं लगाते। तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर लगेगा। जैसे मैं अब एक अफर्मेटिव का एग्जांपल आपको बताती हूँ। आई का लेते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं एक बुक पढ़ रही हूँ। इसमें आई सब्जेक्ट है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और अ बुक ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। इसमें हमारा बस बहुत ही थोड़ा सा चेंज है। पहले सब्जेक्ट, इसमें भी इज़, एम और आर ही लगेगा। और फिर नेगेटिव में जैसे हम नॉट लगा देते हैं, उसमें नकारात्मक चीज़ों को बताना रहता है, तो इसमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट लगाना है। नॉट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। ये इतना हमें करना है। जैसे एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। ही इज़ नॉट लिसनिंग टू हिज मॉम। वह अपनी मॉम की बात नहीं सुन रहा है, या वह अपनी मॉम को नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पर हमने ही सब्जेक्ट लिया, इज़ हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमें तो लेना ही था, और फिर लिसनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और ये इतना जो हमारा पीछे का पार्ट बचा हुआ रहता है, अगर रहता है तो किसी किसी सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि नहीं रहता है, लेकिन जिसमें रहता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये भी बहुत इजी है। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर आते हैं। इंटरोगेटिव में हम ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़, एम और आर, हमें इसमें आगे लगाना पड़ता है। जैसे देखिए, हम पहले इज़, एम, हम इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं ना, एम आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए पहले एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो हम आर से करते हैं। आर यू गोइंग होम टुडे? क्या तुम आज घर जा रहे हो? तो इसे हम अब मैच करते हैं। हमने आर लिया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिया यू, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म गोइंग, और फिर इतना सब्जेक्ट। ये भी बहुत इजी सा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एम आई टीचिंग यू? क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ? तो इसमें हमने एम हेल्पिंग वर्ब लिया, सब्जेक्ट आई, आई के साथ
एम लगता है हमेशा, तो इसमें भी हमें आगे हेल्पिंग वर्ब में एम ही लगाना है। और फिर टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर यू ऑब्जेक्ट। अब आगे इसमें हमें कुछ अलग देखना है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वह कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है। जैसे पहली कंडीशन है, मैं के बारे में बताऊंगी। टेम्पररी कंडीशन मतलब टेम्पररी का मतलब क्या रहता है, क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ किसी एक समय तक है, वो हमेशा नहीं रहेगी। जैसे कोई भी चीज़ पास्ट से यानी कि भूतकाल से चली आ रही है और फ्यूचर में भी किसी समय तक चलेगी, लेकिन हमेशा नहीं चलेगी, कुछ किसी समय तक चलेगी, किसी हद तक चलेगी, और इसी को हम टेम्पररी बोलते हैं। और जो हमेशा चलती रहती है, हमेशा के लिए, उसे हम परमानेंट कहते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं, आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक बुक लिख रहा हूँ। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ, भले ही वो उस प्रेजेंट टाइम पर उस टाइम पर नहीं लिख रहे होते हैं, लेकिन वो पास्ट के किसी समय से लिखते चले आ रहे हैं, फिर प्रेजेंट में भी किसी टाइम लिखते होंगे, और फिर फ्यूचर में भी जब तक उनकी बुक ख़त्म नहीं होगी वो लिखेंगे। तो इन्हीं कंडीशंस को हम टेम्पररी कंडीशन बोलते हैं। अब दूसरी जो हमारी कंडीशन है वो है हैबिट ऑफ डूइंग अगेन एंड अगेन। किसी भी कार्य को बार बार करना, जैसे कि हम किसी भी, जैसे बहुत बार करते हैं उसको। कार्य ऐसे होते हैं जो बार बार होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि वह बच्चा हमेशा रोता ही रहता है, मतलब वो बार बार रोता है यानी हमेशा रोता है। जैसे वह हमेशा लड़ते रहते हैं या जो भी करते हैं। तो जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसमें हम ज़्यादातर ऑलवेज या फॉरएवर का यूज़ करते हैं। हमेशा का मतलब ऑलवेज होता है और फॉरएवर का मतलब हमेशा के लिए। तो एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं, जैसे हमने लिया, ही इज़ ऑलवेज आस्किंग मी क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री। वह हमेशा मुझसे हिस्ट्री पर ही क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो यहाँ पर हमने ऑलवेज़ का यूज़ किया है। इसमें बताया जा रहा है कि कोई इंसान हमसे बार बार पूछता रहता है, तो यहाँ पर अगेन एंड अगेन हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो कुछ ऐसे कंडीशंस के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब जो थर्ड कंडीशन है वो है फ्यूचर प्लान्स के लिए। इसका मतलब होता है कि कोई भी कार्य, कोई भी काम जिसे भविष्य में करने का प्लान होता है, मतलब वो होता तो रहता है, कंटिन्यूअस होता है, वो चलता रहता है, लेकिन वो कंप्लीट जाकर फ्यूचर में होता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, माई फादर इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुमारो। मेरे फादर दिल्ली से कल आ रहे हैं। तो वो आ रहे हैं मतलब अभी चाहे वो ट्रेन में हो या ना हो, लेकिन वो आ रहे हैं, लेकिन कब आएंगे, टुमारो। और टुमारो हमें फ्यूचर के बारे में बता रहा है। तो कुछ फ्यूचर प्लान्स के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो होती रहती हैं, कंटिन्यूअस होती रहती हैं, लेकिन हम उन्हें
इन सभी तरीके से नहीं लिखते, उनका कुछ बोलने या लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। जैसे जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि मैं उसे जानती हूँ, आई नो हिम। हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिया है लेकिन इज़ एम आर नहीं लिया, इसमें आई एन जी नहीं लिया। लेकिन अगर हम एक बार लिख के देखते हैं कि आई एम, आई के साथ हम एम लेते हैं, आई एम नोइंग हिम, तो क्या ये सही है? क्या कोई ऐसे बोलता है कि आई एम नोइंग हिम? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। करेक्ट तो इसमें से आई नो हिम ही होता है। तो जो भी इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वह हमारी किसी फीलिंग्स को दिखाने के लिए होते हैं, और इसमें हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं जैसे बिलीव, केयर, फील, लाइक और ऐसे भी ढेर सारे। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आई एम फीलिंग इट। तो क्या ये सही लग रहा है? हमने यहाँ पर एम नहीं लगाया, लेकिन ये सही है, तो हम यहाँ भी कैसे लगा सकते हैं और इसमें आई एन जी भी कैसे लगा सकते हैं? तो हम ऐसे लिखेंगे, आई फील इट, मैं उसे महसूस करता हूँ। तो कुछ हमारी ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। अब आगे देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस हम ऐसे बोलते हैं या सुनते हैं जो किसी दशा मतलब कंडीशन को दिखाते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, दिस बॉक्स इज़ कंटेनिंग माई क्लोथ्स। तो क्या ये सही दिख रहा है? क्या ऐसे कोई बोलता है कि ये, वैसे ये बोलने में तो ठीक ही है कि ये बॉक्स मेरे क्लोथ्स कंटेन करता है, लेकिन हम लिखेंगे ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसे लिखेंगे, दिस बॉक्स कंटेन्स माई क्लोथ्स। जैसे बोलते हैं कि दिस बॉटल कंटेन्स मिल्क या दिस बॉटल कंटेन्स वाटर, ऐसे ही हम इसमें भी इज़ और वर्ब में आई एन जी नहीं लगाएंगे। जैसे हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आई एम ओनिंग अ कार। तो क्या ये ठीक लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसे लिखेंगे, आई ओन अ कार, मैंने एक कार ओन की है, मैंने एक कार ली है। ये जितना भी मैंने आपको बताया है ये सारी ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कंडीशंस हैं और ये यहीं पर ख़त्म होती हैं, और हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी यहाँ ख़त्म होता है। तो अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम पूछिए, और हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।